जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आधुनिक भारत की एक सीरीज जिसमें 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज शुरू होगा 7वां लेक्चर। अभी तक आपने पढ़ा किस तरीके से क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को तैयार कर देता है भारत में, और उसके बाद एक इंसान 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के दौरान बना दिया जाता है बंगाल का क्या गवर्नर जनरल, और बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को भी उसके अंतर्गत कर दिया जाता है। यानी हम पढ़ने वाले हैं आज कि किस तरीके से क्लाइव ने क्या किया, नींव रखी, और वारेन हेस्टिंग्स नाम का एक इंसान जिसने उस नींव को क्या कर दिया और मजबूत किया। और इस क्रम में नींव को मजबूत करने के क्रम में क्या चीजें उसने खत्म कर दी, क्या चीजें उसने बनाई, तो इसको शुरू करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। पूरा याद होगा कॉन्सेप्चुअल तरीके से और क्रम से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को, लेक्चर वारेन हेस्टिंग्स। जैसे कि मैंने हेडिंग डाली है, लेकिन ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट्स की बात की है तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स, मैंने कहा क्लाइव ने क्या किया था भारत में जब वो आया है, तो हाँ बिल्कुल सही, पिछले वीडियोस में पढ़ा है। नींव किसकी, ब्रिटिश साम्राज्य की, भारत में रख देता है, बिल्कुल सही। लेकिन इस नींव के दौरान क्या कर रहा था वो, क्या चीज ऐसी थी जिससे बहुत लाभ हुआ, बिल्कुल सही, डुअल सिस्टम। आप देख रहे हैं कि डुअल सिस्टम आगे चल करके कंपनी को भी नुकसान देता है, साथ में भारतीय जनता को भी। इसीलिए इसके बाद जो आ रहा है, जो वारेन हेस्टिंग्स नाम का एक इंसान, क्या बना दिया गया था इसे 1773, यानी पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया इसे बना दिया गया था पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल। जब ये आया तो इसने देखा कि कुछ अव्यवस्था है और कुछ चीजें हमें नहीं करनी है, और इसलिए मैंने कहा ना, इस नींव को क्या कर देता है, ये मजबूत बना देता है। क्या बना रहा है, मजबूत बना रहा है भैया। तो समझ लेते हैं कैसे। तो काम कुछ जो इसने क्या कर दिए, खत्म कर दिए, जो पहले चले आ रहे थे, जो अव्यवस्था फैला रहे थे, प्लस कुछ काम जिसने नए शुरू किए। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, कुछ काम जो ये क्या कर रहा है, कुछ काम। और 1773 का रेगुलेटरी एक्ट मैंने पहले ही आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, याद करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, डुअल सिस्टम की मैंने कहा ना, कुछ चीजें ये क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा, और कुछ चीजों को ये क्या करेगा, शुरू करेगा, नई चीजें बनाएगा, ताकि तभी तो इसको क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है भारत में। खत्म क्या किया, जिससे बहुत बड़ी समस्या थी, वहीं आपने अभी ऊपर पढ़ा, क्या था, डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम, और आप जानते हैं कि डुअल सिस्टम का तरीका यह था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो क्लाइव था क्या कर गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ले लिया था। पैसे वाली बात है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरा पैसा ले रहा था। और इस सिस्टम को बनाने के लिए दीवानी इसने जब ले लिया, तीनों की दीवानी जब ले ली, तो आप याद है क्या किया था, इसने अपने अधिकारी बैठाए, उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां, रजा खां बंगाल में। फिर क्या किया था, बिहार में देखिए आगे चल करके किसको बनाया गया, राजा शिताब राय। और आप देखेंगे उड़ीसा कौन, वही दो शासक, जब आपका वो शुरू हुआ था ना इलाहाबाद की संधि के बाद। अब देखिए यहां पे कौन आया, राय दुर्लभ। तो ये सब मेन ऑफिसर्स थे जो आगे चल करके रखे गए क्लाइव के द्वारा, और उप दीवान इनको कहते हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इसने डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया, ये सिस्टम ही खत्म हो गया, डुअल सिस्टम ही खत्म हो गया, तो क्या उप दीवान रखोगे क्या? जब यही खत्म हो गया, सोचने वाली बात है कि जब ये खत्म हो गया, कौन सा, क्लाइव का ये सिस्टम ही खत्म कर दिया, तो क्या ये ऑफिसर्स, ये सिस्टम रह गया क्या? नहीं रह गया ना। तो वही चीज, पहला काम क्या हुआ कि डुअल सिस्टम को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। परिणाम रहा कि उप दीवान जैसा कुछ नहीं है अब। तो भैया करोगे कैसे जब इसको खत्म कर दिया है? तो सिंपल सा फंडा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है। साथ में जो राजस्व का मेन जो अलग अलग बटा हुआ था ना, उसको एक जगह ले आता है पूरा उठा करके। राजकीय कोष को कहाँ उठा के रखा, एक जगह। और कहाँ स्थापित किया उसको, कलकत्ता में। अब ये आगे लिखा हुआ है, पहले ही मैंने आपको दिखाया था ना, लिखा हुआ सब चीजें थी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझते चलिएगा। ये दो काम इसने नए किए फिर, ठीक, और खत्म क्या कर दिया दोस्तों, खत्म क्या किया था उसने, बिल्कुल सही, डुअल सिस्टम। जैसे ही डुअल सिस्टम को खत्म करोगे, इतनी चीजें आपको लानी पड़ेगी, मजबूरन था इतना चीजें लाना, क्योंकि ये चीजें क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। अगली चीज, भैया पैसा पाओगे कहां से, पैसा पाओगे कहां से, तो कुछ चीजें शुरू भी तो करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल सही, कुछ चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देखेंगे एक जमींदारी सिस्टम, पैसा उस जमाने में दो तरीके से आ रहा है, या तो वो व्यापार से आ रहा है, ठीक है, सरकार को मिल रहा है,
या फिर वो जमींदारी सिस्टम से कुछ मिल रहा था। तो इसमें क्या उन्होंने किया, देखो दोस्तों, जमींदारी में आप देखेंगे पंचशाला पद्धति की शुरुआत, पंचशाला सिस्टम की शुरुआत किसने कर दी, वारेन हेस्टिंग्स ने। क्या एम है, पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा। व्यापार में कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले की जो कुरीतियां चली आ रही थी कि अंग्रेजों को विशेष छूट दी जाए, उनको मिस यूज करने की पूरा यूज करते थे, वो व्यापार की जो नीतियां उसका मिस यूज करते थे, उसको उसने क्या करना शुरू किया, भैया रोक दिया, बोला अब ये सब सिस्टम नहीं होगा, सब कुछ सबके लिए एक समान। और ददनी प्रथा जो हमारे यहाँ चल रही थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ददनी प्रथा क्या होता है, एडवांस में पैसा दिया जाना शिल्पकारों को, कि एडवांस में पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो उनके लिए बाध्य होकर काम करता है कंपनी के लिए। इसको भी क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया। जमींदारी में क्या शुरू किया, पंचशाला। देखिए एक चीज और, क्या इसकी खास बात जो अक्सर आपसे पूछी भी जाती है, जानते हैं, शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भारत में जो एक्ट आ रहा है ना शिक्षा को लेकर के, वो तो 1813 का एक्ट है, जब पहली बार कहा गया भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। फिर एक समस्या उठी कि सरकार खुद शिक्षित करे या कुछ उच्च वर्ग को पढ़ा दे और वो नीचे के लोगों को पढ़ा दे, जिसे आप कहते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। और इसका जो प्रतिपादक वो कौन था, मैकाले, है ना, और मुनरो उसको लागू करवाता है। फिर आगे जो विलियम बेंटिंग और हार्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। देखिए शिक्षा, तो ये जो तो क्वेश्चन मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन और उठा उस जमाने में कि भैया ये बताइए, शिक्षा इनको भारतीय शिक्षा ही दी जाए या अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, ठीक। तो ये कैसी शिक्षा को सपोर्ट कर रहा है, भारतीय शिक्षा को दिए जाने की बात कर रहा है। ये कह रहा है इनको कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं, इनकी शिक्षा ठीक ठाक चल रही है, इनको वही चीज दो जो इनको डेवलप कर रहा है। और वो क्या है, जो जमाने चला आ रहा था। तो ऐसे लोग जो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की शिक्षा से, तो उसे कहते थे प्राच्य शिक्षा को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। एक होता पाश्चात्य शिक्षा, एक होता प्राच्य यानी प्राचीन शिक्षा। पाश्चात्य का मतलब जो कहते थे इंग्लिश भाषा में, इनको अंग्रेज बना दो, पूरा मॉडर्न है इंग्लिश एजुकेशन से इनको पूरा क्या करो, ट्रीट करो। अच्छा, ये किसको सपोर्ट करता था भैया, वारेन हेस्टिंग्स, प्राच्य शिक्षावादी। अच्छा, क्या है ऐसी चीजें, क्या प्रूफ मिलता है भैया, बहुत सारी प्रूफ है। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कलकत्ता में मदरसा, पहला मदरसा अगर खुल रहा है ना अंग्रेजों के द्वारा, वो वारेन हेस्टिंग्स है। और कहाँ खोल रहा है मदरसा, वो बिल्कुल सही कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में, क्योंकि ये तो वहीं का क्या है, गवर्नर जनरल है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रही है, कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं। क्या आपने सीखा, क्या चीजें उसने खत्म की, क्या चीजें शुरू की। तभी तो मैंने कहा कि मुगल ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर रहा है, उसकी नींव को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। क्या खत्म किया, क्लाइव के द्वारा चलाया गया डुअल सिस्टम। जैसे डुअल सिस्टम खत्म हुआ तो भाई वो अधिकारी हट जाएंगे, तो आपको खुद अपना एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ा रेवेन्यू बोर्ड। और राजकीय कोष को भी कलकत्ता में बैठे हो और बिहार से काम कर लोगे, नहीं ना, तो यही बनाना पड़ेगा, कलकत्ता में उठा करके डाला। फिर आप देखेंगे कि भैया व्यापार, पैसा, पैसे की बात होती है, पैसा कहां से आ रहा है, 2 चीजों से। तो क्या चीजें खत्म कर दी, क्या चीजें शुरू कर दी। शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया ये इसका मानना है कि भारतीय पहले से ही शिक्षित हैं और इनको और शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इनका अधिकार है। अब देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहता कि अलग से कुछ इनको दिया जाए, इन्हीं की भाषा बहुत डेवलप है और हम क्यों ठेका लें, हम क्यों ठेका लें, तो प्रॉफिट के लिए आए ना, हम अलग से क्यों उनको कुछ अलग चीजें दें। और अगर हमने इनको बताया कि तुम बुरे हो ना, तो ये हमारा सामान कहाँ खरीदेंगे। इनको ये दिखाना है कि भैया ठीक है, तुम बहुत सही हो, बहुत अच्छे हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ तुमसे क्या लेना है भाई, प्रॉफिट लेना है ना। हम क्यों तुम्हें बताएं तुम्हारे में क्या खामी है, नहीं तो हमें सुधार करना पड़ेगा उसमें जाएगा हमारा पैसा। अच्छा, अब देखेंगे इसके जमाने में एक सोसाइटी बन रही है। कौन सी सोसाइटी बन रही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन इस संस्थापक है इसका दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन संस्थापक है, तो जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम है, विलियम जोन्स। क्यों, क्या खास बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा ना, ये अभी तो भारत में आए हैं, कुछ नया लागू करने की क्षमता है नहीं, कारण कि पहले समझो तो भारत को। तो भारतीयों को समझने के लिए उनके साहित्य को समझना बहुत जरूरी, उनके कानूनों को समझना जरूरी, उनके कल्चर को समझना जरूरी। जो लिखा कहाँ है, किताबों में, प्राचीन जमाने में जो किताबें चल रही थी जैसे मनुस्मृति वगैरह, तो वही चीज किया विलियम जोन्स ने। आप देखेंगे एक तो गीत गोविंद और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की थी, दोनों का क्या कर रहा है, ये अनुवाद कर रहा है। दोस्तों किस भाषा में अनुवाद कर रहा है, जरा इमेजिन करो, आप सोचिए किस में किया होगा, बिल्कुल सही, इसने किया होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें किया, इंग्लिश लैंग्वेज में। और यही वो इंसान है जिसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी, यानी कि भारतीय विषय ज्ञान का जन्मदाता, ठीक है, फादर ऑफ इंडोलॉजी। अच्छा भाई ठीक है,
अब एक चीज और, इसमें एक इंसान और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसका अक्सर पूछ लिया जाता है कि गीता का जो अनुवाद है, जो गीता का अनुवाद इंग्लिश में वो किसने किया था? जानते हैं वो इंसान कौन था? विलियम विल्किंस। ठीक है, विलियम विल्किंस। क्या कर रहा है? अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल सही, गीता का ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, गीता का ट्रांसलेशन कर रहा है। और लैंग्वेज कौन सी हो रही है? हाँ, इंग्लिश। वैसे इसके और भी काम रहे हैं, इनके और भी काम रहे, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है कोई भी चीज को। ठीक दोस्तों, तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसके ज़माने में हो रही है, ऊपर से कलकत्ता मदरसा, है ना? ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, अगली जरा समझ पाए इसको। एक सबसे खास काम जो उसने किया दोस्तों, वो क्या किया जरा सोचो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, और वो था जुडिशरी को लेकर के, न्यायालय को लेकर के। क्या काम किया था? न्यायालय को लेकर के, हाँ, हर जिले में क्या बनाई, तो इसलिए इसको कहते हैं ना न्यायपालिका का भारत में संस्थापक। इसने शुरुआत किया थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो हम देखें हर जिले में फौजदारी न्यायालय भी स्थापित कर रहा है। और अगला कौन सा? बिल्कुल सही भैया, दीवानी न्यायालय की भी क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। तो ये रहे आपके वारेन हेस्टिंग्स। थोड़ा सा इतना आपको पढ़ना होता है। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा आपको समझाने। क्लाइव नींव डाल रहा है द्वैत शासन के द्वारा, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या ले ली थी? दीवानी ले ली थी। वारेन हेस्टिंग्स आता है तो क्या कर रहा है? इसी क्रम को, किस क्रम को? नींव को मजबूत करने क्रम को आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाया था दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कैसे बढ़ाया था इसे मैंने अपने हाथों से ही लिखा है, समझाने में आसानी होती है मुझे। क्या हुआ था? सॉरी, पहली चीज तो डुअल सिस्टम को क्या कर दिया था इसने? डुअल सिस्टम को मैंने कहा ना, कुछ चीजें इसने क्या कर दी थी? समाप्त, और कुछ चीजें इसने क्या की थी? शुरू की थी। तो दिमाग में रखिएगा ये चीज, ट्रिक क्या है? कुछ चीजें शुरू की होंगी, कुछ चीजें समाप्त की होंगी। तो जो चीजें समाप्त की, जो पहले से चली आ रही थी, गलत थी, वो क्या थी? डुअल सिस्टम। जैसे डुअल सिस्टम खत्म करोगे तो भैया डुअल सिस्टम में जो चीजें वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये राजा और जो उपदीवान थे ये भी क्या हो गए भैया? खत्म कर दिया गया। ठीक दोस्तों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये ठीक है बोला कि नहीं सब कुछ अब देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि निजाम को अलग से कुछ करना है, ये सब फालतू बवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब समस्या ये उठी कि भैया एक बात बताओ कि सब कुछ हटा दियो हो तो काम करेगा कौन? बोला हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे? एक विभाग बनाएंगे, नाम क्या है? रेवेन्यू बोर्ड। और साथ में कहीं दूर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम कलकत्ता में इसको ट्रांसफर कर देते हैं ना, उठा करके कलकत्ता में ट्रांसफर कर देते हैं। और रेवेन्यू चाहिए तो मैंने कहा दो तरीका होता था, व्यापार और, ठीक है, दोनों तरीके से क्या कर रही कंपनी? पैसा उगाई कर रही है। तो वो दो तरीके के लिहाज से समझे, क्या समझ रहे हैं? क्या शुरू किया दोस्तों? जमींदारी को लेकर के क्या कर रहा है? पंचशाला सिस्टम की शुरुआत, जिसे आप बोली व्यवस्था कहते हो। यानी कोई जमींदार जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता है किसी जमीन की, यानी कि मान लीजिए किसी अंग्रेज अधिकारी को क्या कह रहा है एक जमींदार कि आप मुझे ये जमीन एक साल के लिए दे दीजिए, मैं आपको 20 लाख रुपए सालाना दूंगा। अगला कह रहा है कि भैया मैं आपको 25 लाख रुपए सालाना दूंगा। अगला कह रहा है मैं 28 लाख रुपए सालाना दूंगा। तो किसको जमीन मिलने वाली है? बिल्कुल सही, जो ऊंची बोली लगा रहा है। बोले तो 28 लाख वाले को। अच्छा, क्या खत्म कर रहा है व्यापार में? ये ददनी प्रथा को खत्म कर रहा है, शिल्पियों को मुक्त कर रहा है। मुक्त व्यापार की शुरुआत बोला है, वो जो खराब पॉलिसियां थी सब खत्म करो, ये पक्षपात वालों को काम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षा की तरफ बढ़ जाता है दोस्तों। और मैंने आपको अभी बताया कि ये शिक्षा कैसा सपोर्ट है? ये प्राच्यवादी है। ये कैसा है? प्राच्यवादी है। ठीक है, प्रिंसेप, विल्सन, मिंटो, वारेन हेस्टिंग्स, ये कुछ ऐसे मेन इंसान हैं जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्राच्यवादी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी भारतीयों को भारतीय भाषा में और भारतीयों का ही ज्ञान दिया जाए, जो ये जमाने से लेते आ रहे हैं। इनको अंग्रेज बनाने की जरूरत नहीं कि इनको मैथ सिखाओ, साइंस सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ फालतू का इंग्लिश लैंग्वेज में। तो पहला काम किया गया दोस्तों, कलकत्ता में मदरसा खोला, और मैंने अभी आपको बताया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एक काम और है इसमें, वो काम मैं अभी आपको देखिए, एक जो ये था ना, जो मनुस्मृति, उसको ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी था। ये कानून समझ ही नहीं पा रहे हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान है, और कोर्ट बंद हो गई। भैया काम कैसे करोगे? तो भारतीय इनका नियम कानून तो अलग होता है। तो उसको समझो, समझने के लिए एक किताब है मनु की जिसका नाम है मनुस्मृति। तो भैया इसको ट्रांसलेट करना पड़ा इन्हें। तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ए कोड ऑफ हिंदू लॉ, ए कोड ऑफ हिंदू लॉ। किसका लॉ? हिंदू का लॉ। अच्छा भैया ठीक है। और एक खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे दीवानी और फौजदारी वाला कॉन्सेप्ट ना, दीवानी और फौजदारी दो तरीके की क्या थी? न्यायालय था। तो दीवानी में क्या होता था कि जो जिस धर्म जात का है उसी धर्म जात के हिसाब से कानून बना दिया जाता था, उसको न्याय दिया जाता था। मतलब हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से उसको न्याय देंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून के हिसाब से। लेकिन अगर फौजदारी किसी का मामला है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो मुस्लिम लॉ के द्वारा ही, मैंने कहा ना कि भैया
मुस्लिम किसके द्वारा? मुस्लिम लॉ जो कहता है ना कि इस सजा में, इस कांड में, इस घटना में, इस अपराध में सजा देनी चाहिए, वही दी जाएगी। क्यों जानते हैं? मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट दिया। ये अभी अभी भारत में आए हैं, ये खर्चा करना नहीं चाहते, कोई सिस्टम नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पुराने सिस्टम को चलने दो, बस किसी तरीके से हमें क्या लेना? प्रॉफिट। तो पुराने सिस्टम जो चल रहा था उसी को चलाते रह रहे हैं। सॉरी। देखिए अगली चीज, मैंने दो लोगों का नाम लिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन संस्थापक है दोस्तों? विलियम जोन्स। क्या मैं इसको लिख दूं? विलियम जोन्स। विलियम तो समझ में आ रहा है ना? अब देखो जोन्स खाली दिमाग में रखो, विलियम जोन्स, ये रहा जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स। अच्छा, क्या कहते हो इसको? क्योंकि भारत विषय ज्ञान का ये क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है, अंग्रेजों को मदद कर रहा है इस सोसाइटी के द्वारा। तो पहले तो इसने इस सोसाइटी को बनाया जिसका नाम क्या था दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ASB। अच्छा भाई, उसके बाद ये क्या कर रहा है? भारतीयों के बारे में खूब जानकारी, जिसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं? इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी। अच्छा, फाउंडर ऑफ, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। क्या काम कर रहा है? गीत गोविंद को और अभिज्ञान शकुंतलम का क्या कर रहा है? इंग्लिश में ट्रांसलेट। बच्चों क्या लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत इजी चीजें हैं, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर विलियम विल्किंस। अब विल्किंस की जो बात है, ये किसको ट्रांसलेट करा रहा था बच्चों? बिल्कुल सही दोस्तों, ये गीता का ट्रांसलेट करा रहा है। अगली चीज क्या रह गई है आपके लिए? बिल्कुल न्याय व्यवस्था रह गई है। तो न्याय में चला हमने, तो मैंने आपको बताया कि क्या कहा गया है इसको? न्याय व्यवस्था का संस्थापक सिस्टम। एक ट्रिक रूप से थोड़ा सा अगर किसी ने शुरुआत की तो वारेन हेस्टिंग्स से क्या कर रहा है? हर जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना कर रहा है। ट्रिक ले लो, इसकी छोटी सी ट्रिक ले लो बच्चों। ट्रिक क्या है? ट्रिक आइए, कोई भी इंसान जब आया तो वारेन हेस्टिंग्स को मैंने क्या कहा? नींव को मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद किया? कुछ चीजें खत्म, कुछ चीजें शुरू, यही था ना? शुरू। तो पहले की चीजें खत्म कर देगा, तो बोले तो क्या शुरू खत्म कर दिया? डुअल सिस्टम। जो ये खत्म हो गई तो बाकी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। जैसे खत्म हो गई तो ध्यान कोई तो होगा ध्यान देने वाला, हाँ भैया हम खुद करेंगे। क्या स्थापित कर रहा है? रेवेन्यू बोर्ड। और आज की कोष कहाँ उठा के डाला? जहां वो खुद रहता, बोले तो कलकत्ता। अच्छा, पैसा कहां से लाओगे? रेवेन्यू बोर्ड तो बना दिया। तो भैया बोला ऐसा है, व्यापार से और दूसरा जमींदारी से। तो एक काम करते हैं हम, इसके लिए हमने शुरू कर दिया, यानी कि इस अधिकारी ने क्या किया? व्यापार के लिए तो आपने देखा ददनी प्रथा का क्या कर रहा है? ये अंत कर रहा है, और ये कह रहा है कि अब जो सही नीतियां हैं वही चलेंगी। उसके बाद लैंड के लिए पंचशाला, बिल्कुल सही। और एक खास बात क्या कर रहा है? भारतीयों को शिक्षा के बारे में, भारतीयों की शिक्षा के बारे में भी सोच रहा है। और प्लस आप देखें जुडिशरी सिस्टम को भी क्या कर रहा है? थोड़ा सा मजबूत कर रहा है। इतनी चीजें इसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो वारेन हेस्टिंग्स याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, मजा आई। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स तो आगे 1773 के रिलेटिंग एक्ट में, उसके बाद एक एक्ट और आया 1781 का, जिसे आप कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में तैयार रहिएगा। ठीक, धन्यवाद।